नीलकंठ एक रेखाचित्र है। इस रेखाचित्र की लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा हैं। इसमें लेखिका ने पक्षियों के प्रति अपने प्रेम का सजीव वर्णन किया है। पक्षियों में भी कोमल भावनाएं पाई जाती हैं। इसमें नीलकंठ नामक मोर से जुड़े मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। यहाँ पर मैं लेखिका है यानी महादेवी वर्मा कह रही हैं कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? चिड़िया वाले के, जो चिड़ियों की दुकान खोलकर रखा है और वहां रंग बिरंगे चिड़ियों को बेचता है। वहीं लेखिका अपनी आदत की वजह से चली जाती है और यहाँ इन दोनों के बीच का वार्तालाप। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। अंडरलाइन कीजिए, शंकरगढ़ ये क्या है? जगह का नाम है। चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। कौन किसे कह रहा है? चिड़िया वाले लेखिका से कह रहा है। मोर के पंजों से दवा बनती है। अंडरलाइन करो, मोर के पंजों से दवा बनती है। पंजों मतलब उसका पैर, उसके पॉज। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी मंगवाए हैं। गुरुजी अर्थ लेखिका। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यानी कि चिड़ी मार भी दुखी है। वह भी प्रकृति को कभी न कभी दुख पहुंचाता है, इसलिए अपने रोजगार को वह खराब मानता है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। ऐसा लाइन क्यों दिया गया है? क्योंकि बड़े मियाँ जब बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। उनका कोई भी स्टॉपेज नहीं दिखता। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। यानी कि लेखिका अब थक गई उसकी बातें सुन सुनकर और उसे जहां रोकेगी वह वहीं रुक जाएगा। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण मतलब पीछा करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तीतर एक पक्षी का नाम है। पिंजरा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण मतलब पतला, कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े हुए चित्र जैसे लग रहे थे। शावक अर्थात बच्चे। वो पक्षी के बच्चे एकदम छोटे छोटे चित्र की तरह, एक ड्राइंग की तरह लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 30 रुपए अर्थात 30 रुपीज। 12 कहा अर्थात बार बार कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। अपना ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। वह किसी की नहीं सुन रहा था। वो कह रहा था सिर्फ उसे बेचना है, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु, अस्तु मतलब ठीक है। 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। अर्थात कितने रुपए में उन्होंने खरीदा? 30 प्लस 5 35। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। पिंजरा काफी सुंदर लगने लगा। जैसे ही उन्होंने अपने कार में रखा, तभी वह पंख फड़फड़ाकर यहाँ से वहां उछलने कूदने लगे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने के बाद मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है।
अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर्ख आपके पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अर्थात उन्हें बार बार यही कहा जाता कि तुम्हें सबने ठग लिया है। लेखिका दुखी हो जाती इन बातों से, और कई बार वो ठगी भी जा चुकी है, क्योंकि पक्षी बचपन में जब वो बहुत छोटे होते हैं तो पता नहीं चलता मोर के हैं या तीतर के हैं या अन्य शावक हैं। इन सब में बहुत कंफ्यूजन आती है। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। क्यों खो गए होंगे? क्योंकि कमरा इतना बड़ा था और उसे जब खोल दिया गया तो वो दोनों यहाँ से वहां लुढ़कते हुए छुप गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अर्थात उनकी कागज की जो टोकरी थी उसी में वो दोनों रहने लगे। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्त वास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, लेखिका की बिल्ली का नाम क्या है? चित्रा, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। नवागंतुक, इसका संधि विच्छेद होगा नव प्लस आगंतुक, नया आया हुआ मेहमान। तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अन प्लस अधिकार, यानी कि अनचाहा अधिकार। पहले क्या था? बिल्ली उनके इर्द गिर्द रहती थी, बिल्ली उनके साथ उनके कमरे में रहती थी, परंतु अब बिल्ली को बाहर रख दिया गया है और उनके कमरे में कौन रह रहा है? ये मोर के बच्चे। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य कही जाएगी। चित्रा अभिमानी थी, सेल्फ रेस्पेक्ट उसे बहुत प्यारा था। पहले कोई जमाना में वह लेखिका के साथ अंदर कमरे में रहती थी, परंतु लेखिका ने अभी इन दोनों पक्षी शावकों की वजह से उसे बाहर कर दिया है, जो कि उसके सेल्फ रेस्पेक्ट में चोट पहुंची है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। यानी कि जैसे ही ये दोनों अन्य पशु पक्षियों के साथ रहने के लिए आए, उस समय वहां का माहौल दुल्हा दुल्हन जैसा हो गया था, शादी विवाह वाला हो गया था। सारे पक्षियों में एकदम से कौतूहल मच गया था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर घूम की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। इसे आप अंडरलाइन कीजिए। चिड़ियाघर में भूचाल क्यों आया? क्योंकि ये नवागंतुक आकर पूरे चहल पहल मचा चुके थे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जैसे ही तितली के लार्वा जो होते हैं, वहां से तितली का बनने का सफर इतना ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है, ठीक उसी प्रकार मोर का अपना रूप में आना वैसा ही सुंदर लग रहा था। अब यहाँ मोर का वर्णन किया गया है। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाव द्युति छलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे।
रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, यानी कि वह इतना सुंदर मोर बन चुका था कि उसे देखते ही आंखें नहीं भरती थी। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। यानी कि उनके साथ साथ चलने वाला, सहचारिणी साथ साथ चलने वाला। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। इसे आप अंडरलाइन कर ले। आपका पहला प्रश्न भी अभ्यास से यही है। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। यानी कि ऐसा लग रहा था मानो वह सबकी रखवाली करता है, सबके साथ रहता है, सबको मिला कर रखता है, इवन कुछ भी अगर आपत्ति आए तो उसे भी दूर करने की कोशिश करता है। आओ अब एक इंसिडेंस देखते हैं। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआ सा खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेटकर सर्र से एक झपटे में नीचे आ गया। सब भक्त अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट यानी बिना किसी चेष्टा का। उसमें मोशंस, एक्टिवनेस सब खत्म हो चुके थे। सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखा, उष्णता देता रहा। उष्णता अर्थात गर्मी। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय कौन है? भगवान कार्तिकेय गणेश जी के बड़े भाई, और उन्होंने अपना वाहन मयूर चुना। तो अब क्यों मयूर चुना होगा? इस मयूर को देखकर लेखिका को समझ में आया। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है। अंडरलाइन कीजिए, हिंसक मात्र नहीं, वह हिंसा नहीं करता, इसी से उसे बाज, चील की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मानवीकरण अर्थात मनुष्य की तरह भंगिमाएं, मनुष्य की तरह उसकी चेष्टाएं। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय, ताल रहता था।
आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। यहाँ देखो, लेखिका बैठी हुई हैं और नीलकंठ अपने पंखों को मंडलाकार फैलाकर उनके सामने नृत्य के रूप में खड़ा है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। अंडरलाइन कीजिए, मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रत होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता। तन्मय नृत्य का अर्थ समझते हो? हाँ, तन्मय अर्थात अपना तन और मन ध्यान लगाकर। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। यानी कि अभी तक इनका जीवन काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब क्या होगा? अब एक किसी न किसी अलग मोड़ का आगमन होगा और वो इनके जीवन में जहर फैलाएगी। यही दर्द भरी कथा आगे है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोड़नी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ? सारांश यह है, यानी कि समरी है, कि यह 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। 7 रुपए में मोरनी को लेखिका ने फिर से खरीद लिया। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही,
परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा कुब्जा। अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि नीलकंठ किसका नाम है? मोर का। राधा किसका नाम है? मोरनी का। और एक मोरनी आई जिसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से ही कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कल्ला कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन के बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा, नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले आई। संगम कहाँ है मालूम है ना? इलाहाबाद में। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः रिजल्ट क्या निकला? कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कल्ला कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ